हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 के ऊपर। अब आज के टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोगों का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन चल रहा था, तो आज हम लोग इसमें गैल-ल्यूसेक लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं। तो किस तरीके से इसको समझेंगे, सबसे पहले तो हमको इसमें क्या याद रखना है, इसको ध्यान देना है। तो जो गैल-ल्यूसेक लॉ होता है बेटा, इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसको देने वाले साइंटिस्ट ये गैल-ल्यूसेक ही थे। और कब दिया था? 1808 में इन्होंने दिया था। अच्छा, ये लॉ हमको बताता क्या है, जरा ध्यान समझो। ये गैसियस लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, दे डू शो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले ये रूल कब लगेगा? जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, सेम हो सभी गैस के लिए। जो भी गैस हम लोग यूज करेंगे उसके कंडीशन में क्या मान के चलेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके बाद जब हमारा केमिकल रिएक्शन में गैस कंबाइंड होगा या गैस बनेगा, तो वो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा। इसी को गैल-ल्यूसेक लॉ बोलते हैं। सबसे पहले इस केस में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। इसके बाद जब हमारा केमिकल रिएक्शन में गैस कंबाइंड होगा या गैस हमारा बनेगा, तो उस केस में उसका जो वॉल्यूम होता है वो सिंपल रेशियो में होता है। इसी को गैल-ल्यूसेक लॉ बोला जाता है। अब इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। और क्या लेंगे, 1 वॉल्यूम क्लोरीन गैस लेते हैं, क्लोरीन गैस। अच्छा, ये दोनों गैस है। जब ये कंबाइंड होगा तो यहां पे बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा 1, यहां पे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा। अब अगर तुमको नहीं पता था तो तुम जान लो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, गैस होता है। सबसे पहले 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस लेंगे, 1 वॉल्यूम क्लोरीन गैस लेंगे, और हमारा 2 वॉल्यूम क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा। अब जरा समझो, देखो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का मतलब H2 हो गया, तुम ब्रैकेट में G लिख दो। G का मतलब क्या होता है, गैस होता है, स्मॉल g है। फिर यहाँ पे लो Cl2, ये भी क्या होगा, गैस के फॉर्म में है। और यहाँ पे जो बनेगा H2 प्लस Cl2, बचपन में रिएक्शन पढ़ा है हम लोगों ने, HCl होता है बेटा, बचपन में नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे, ठीक है। गैस, देखो मैंने क्या बोला था, जब रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें कोई गैस कंबाइंड होगा, मतलब आपस में जुड़ेगा, रिएक्शन करेगा। और ये भी हो सकता है कि उसमें गैस प्रोड्यूस हो, गैस बने। तो यहाँ पे गैस कंबाइन हो रहा है और यहाँ पे गैस बन रहा है, तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा। कैसे निकालेंगे सर, ये सीख लो। देखो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम यूज किया गया है, क्लोरीन का कितना वॉल्यूम यूज किया गया है, अगर हमको ये पता चल जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो इसका कितना वॉल्यूम है, 1 है, 1 वॉल्यूम है। यहां भी कुछ नहीं है इधर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब इसका सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल रेशियो निकालने का जो तरीका है, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन के लिए इस 2, फिर 1:2, तो इसका सिंपल रेशियो हो जाएगा। ये इसका क्या होगा बेटा, सिंपल रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे निकाला करते हैं। एक बार मैं देख लूँ क्लियर दिख रहा है कि नहीं, पूरा पिक्चर अच्छे से, पूरा एकदम अच्छे से दिख रहा है। तो अब समझे गैल-ल्यूसेक ने क्या बताया था, तो हमको ये समझना जरूरी था कि मतलब कैसे सिंपल रेशियो होता है, ये निकालने आना चाहिए। एक और एग्जांपल यहाँ पे लगाते हैं, जरा फिर से एक दूसरे एग्जांपल के ऊपर डिस्कस करते हैं, एक दूसरे एग्जांपल के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये एग्जांपल हो गया, अब दूसरा वाला देखेंगे फिर पता चल जाएगा। तो इस तरीके से तुम, लेकिन एक बार तुमको ध्यान देना है, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो होगा
जो हम गैस यूज कर रहे हैं उनके लिए सेम होना चाहिए। तो उसको हम लोग मान के चलेंगे सेम है, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो अमोनिया के लिए रिएक्शन लिखते हैं। देखो अमोनिया के लिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। जैसे मान लो हम यहां पे लेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है कि सर अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अब नाइट्रोजन लेंगे और हाइड्रोजन लेंगे, इनका रिएक्शन कराएंगे NH3 बनेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहां पर नाइट्रोजन कितने बार है, मतलब नाइट्रोजन का 2 एटम है लेकिन इसका वॉल्यूम कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का मतलब अब देखो इसमें क्या है, 2 एटम है, इसमें 2 एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 एटम है, तो यहाँ पे लगा दो 2। तो अब यहाँ पे 2NH3, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस है अपना, लेकिन हाइड्रोजन का 2 का जब यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। तो लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या है 2 एटम है, तो यहाँ पे लगा दो 3। तो अब ये रिएक्शन तुम्हारा पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है, ठीक है। देखो 2 एटम नाइट्रोजन के, 6 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम नाइट्रोजन के, 6 एटम हाइड्रोजन के। अब एक खास बात, ये यहाँ पे नाइट्रोजन जो है गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ठीक है, और जो तुम्हारा बना है अमोनिया ये भी गैस है, तो ये गैसियस हो गए। अब इसमें केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, गैस कंबाइन हुआ, गैस बन गया, तो देखो ये गैस हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये अपना क्या है, प्रोडक्ट है, इसीलिए तो मैंने लिखा था प्रोड्यूस, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया। अब जरा इनका वॉल्यूम लिखते हैं, तो यहाँ पर कौन कितना वॉल्यूम यूज किया गया है इसको लिखना जरूरी है। तो नाइट्रोजन इधर कुछ लिखा गया है, जब इधर कुछ नहीं लिखा गया हो तो 1 मानते हैं, तो यानी 1 वॉल्यूम हम लिख सकते हैं ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम होगा, 1 होगा। हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम होगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता तो 1 माना जाता, लेकिन 3 लिखा गया है, तो 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब यहां पे देखो अमोनिया बना है, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। यहाँ पे डबल एम होता है, अमोनिया गैस। अब देखो, तो अगर हम इनका सिंपल रेशियो बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, 1, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, 3, और अमोनिया के लिए क्या लिखेंगे, 2। तो 1:3:2 बनेगा, ये अपना सिंपल रेशियो होगा, और क्या, बस एकदम आसान, एकदम आसान है, ये अपना सिंपल रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग अगला लेक्चर, मतलब सॉरी अगला लेक्चर नहीं, अगला रूल जो बचा है एक एवोगैड्रो लॉ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसी लेक्चर में। चलो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जरा डिस्कस करते हैं एवोगैड्रो लॉ के बारे में। छोटा सा लॉ है, आराम आराम से समझेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस लॉ को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था, हमको ये ध्यान रखना है। तो कुछ कुछ बात है जो ध्यान तुमको रखना है, और ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कब दिया गया था, 1811। किसने दिया था, एवोगैड्रो ने दिया था। मतलब 2-3 लॉ तो ऐसा पता चल गया कि जिसमें जो लॉ का नेम है वो साइंटिस्ट के नेम पर ही पढ़ा है, जैसे गेल उसेक वाला साइंटिस्ट के नेम पे पढ़ा है, एवोगैड्रो साइंटिस्ट के नेम पे पढ़ा है, क्योंकि इसने दिया है भाई। देखो तो अब ये क्या बोलता है, एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा जब प्रेशर और टेम्परेचर सेम होगा सभी गैस के लिए, तो उसका जो वॉल्यूम का नंबर होता है मॉलिक्यूल में वो सेम होता है। कैसे, छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। देखो कैसे, एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लो अगर हमको वाटर बनाना रहे, पानी बनाना रहे, तो क्या करेंगे, एग्जांपल समझते हैं। हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लेंगे। अगर तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओगे तो पानी बनेगा, ये तुम बचपन से समझते आ रहे हो यार,
कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, पानी बनता है। अब मैं तुमसे बोलूं कि इसी रिएक्शन को तुम बैलेंस में लिख के दिखाओ, ये तो मान लो लैंग्वेज में हो गया, इसको तुम इक्वेशन में लिख के दिखाओ। तो इक्वेशन में कैसे लिखोगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल के क्या बनाएगा? वाटर बना लिया। अब मैं बोल रहा हूं इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस करने का तरीका क्या होगा ये समझो। यहां पर क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन जैसे 2 टाइम्स है, इधर 1 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। तो अब तो ऑक्सीजन बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन 2 दूना के 4 है, 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो। तो अब देखो ये जो एवोगैड्रो है ये कहता क्या है? क्या कहता है? मैंने बता दिया था कि हमारा जो गैस का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा कब? टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा, उस टाइम पे जो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब उस टाइम में जो मॉलिक्यूल होंगे उनका भी नंबर इक्वल होगा। कैसे जरा समझाता हूं, देखो। अब यहां पे सबसे पहले हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम यूज किया गया है, तो मैं बोलूंगा 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यही है ना भाई। और यहां पे क्या है? 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे क्या बनेगा? 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। देखो ये है, मतलब अगर तुम हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारा 2 वॉल्यूम वाटर बनेगा। तो ये इनमें जो पार्टिकल का नंबर होगा, देखो यहां पे लिखा गया कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इनमें जो मॉलिक्यूल का नंबर होगा वो इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये तुमको समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा तुम इसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते थे, ऐसे देखो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, फिर क्या बनेगा? 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स, ये देखो हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम्स होगा गैस का, सभी गैस का सेम टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा उस टाइम पे, तो जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट रहेंगे। लिखा है कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर ये इक्वल नंबर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोला करते हैं? एवोगैड्रोस लॉ बोला करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है उसको भी इसी में कंप्लीट कर दिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर हमारा थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद यूनिफाइड मास आ जाएगा, एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिसमें न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। उसके बाद स्टाइकियोमेट्री, लिमिटिंग रीजन, बहुत सारा चीज़ें इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कम से कम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी मैं इसी में कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो उसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। पहले इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। तो चलो, उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अब समझेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज इसी लेक्चर में, ठीक है। तो अब ये क्या होता है जरा समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझो, जो मैटर हमारे होते हैं वो स्मॉल इंडिविजुअल का मतलब जो बहुत ही मतलब क्या होता है, जिनको ब्रेक नहीं किया जाता, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। तो जो मैटर होते हैं हमारे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब नहीं देख सकते भाई साहब, बहुत ही छोटे होते हैं, उनसे मिलकर के बना होता है। मैटर में क्या क्या आ सकता है मैंने बता रखा है। मैटर हमारे तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब लिक्विड में जितने भी हमारे आ जाएं सब्सटेंस, सॉलिड में जितने आ जाएं, गैस में जितने आ जाएं, वो सारे मैटर कंसीडर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं, तो ये जो बने होते हैं जिससे इंडिविजुअल पार्टिकल से, उसका नाम दिया गया
एटोमॉस, और एटोमॉस का मतलब होता है अनकटेबल, मतलब तुम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाल्टन का कहना था। लेकिन आज का टेक्नोलॉजी आगे जा चुका है। एटम के अंदर क्या है ये भी बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है, सारा चीज बता सकते हैं। और एक एक का मास भी बता सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब पता चल गया। अब इसके बाद इस थ्योरी को किसने कब दिया गया था, तो डाल्टन ने ही दिया था और 1808 में दिया था। इतना क्लियर है। अब जैसे मान लो यहाँ पर बोला गया मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, जो मैटर होते हैं वो इंडिविजुअल एटम को कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा वाले में क्या बोला, ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन तो समझ में आता है कि मैटर जो होते हैं वह इंडिविजुअल एटम को मतलब रखते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। सही बात है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे एटम होते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम एलिमेंट का मतलब क्या है, Na है। तुम एक बात अपने दिमाग में बैठाओ कि जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे एटम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मान लो ये सोडियम का एक एलिमेंट है, देखो ये जैसे मान लो ये सोडियम का एक एलिमेंट है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं बस केवल। तो इस सोडियम के एलिमेंट में सोडियम के ढेर सारे एटम होंगे, इसमें ढेर सारे एटम होंगे। तो जितने भी सोडियम के एटम इसमें प्रेजेंट होंगे इस एलिमेंट में, उन सारे का जो मास होगा वो इक्वल होगा, उनका प्रॉपर्टी जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहां पर यही बताया रहा, ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट है आइडेंटिकल। अगर एक गिवन एलिमेंट है, जैसे मान लो हाइड्रोजन का हमारा कोई एलिमेंट है, तो अब हाइड्रोजन के एलिमेंट में जितने भी हाइड्रोजन के एटम रहेंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे, समान होंगे, उनका प्रॉपर्टी भी समान होगा, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, उनका आइडेंटिकल मास भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो डिफरेंट एलिमेंट अगर हमारा हुआ, तो डिफरेंट एलिमेंट का मास हमेशा डिफरेंट होता है, इसको तुमको याद रखना है। जैसे मान लो सोडियम का मास 23 होता है, तो क्लोरीन का जो मास होता है 35.5 यानी 35.5 होता है। तो ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट भी हैं, सोडियम एक अलग एलिमेंट है और क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, इनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। कहने का मतलब है कि जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये किसने बोला था, डाल्टन ने बोला था। जैसे मान लो H2 + Cl2 का रिएक्शन करा दो HCl बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दो वाटर बनेगा। अच्छा इसके बाद तुम अगर NaCl बनाना चाहते हो तो सोडियम क्लोरीन का रिएक्शन करा के NaCl बना रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सारा मेथड हमारे पास होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद बोला कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही वो बनते हैं, केवल उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे मान लो कल को अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के वाटर बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन एटम डिस्ट्रॉय हो गया, ऑक्सीजन एटम डिस्ट्रॉय हो गया और वाटर जो है वो अलग हो गया, ऐसा बात नहीं है। देखो यहाँ पे तुम हाइड्रोजन यूज किए, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज किए, इनको मिलाकर तुम एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो जिसको हम लोग वाटर बोल रहे हैं। लेकिन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट तो होंगे ही ना, क्यों, क्योंकि इनका जो पेरेंट एटम है वो क्या था, पेरेंट कंपोनेंट क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही था। तो वो जिनसे मिलकर बने होंगे उनका तो अंश इनके अंदर पाया ही जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ना ही क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, तो ये डाल्टन ने बताया था। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। देखो जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को तो एक्सप्लेन कर रहा था बहुत अच्छे से, लेकिन इनका जो थ्योरी था लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये वाला लाइन तुमको याद रखना है। और इनका लॉ जो था, जैसे ये बताया जाता है ना कि एटम आपस में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो डाल्टन ये नहीं बता पाए थे कि एटम आपस में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल और कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये नहीं बता पाए थे। तो इसी तरीके से ये कुछ बात तुमको जो था याद रखना था।
तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ तक ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। अब कल से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो इसके आगे का है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।